सादरम नमो नमः। आज आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। ये क्लास मैंने आप सभी के लिए रखी है जो अभी अभी अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिनके बच्चे 5वीं कक्षा से या 6ठी कक्षा से संस्कृत पढ़ने लगे हैं, या वे अभिभावक जो चाहते हैं अपने बच्चों को साथ बैठाकर पढ़ाना लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो ये सीरीज़ मेरी देखना ज़रूर शुरू करें। ये संस्कृत की वो नींव है जिसे सीखे बिना आप संस्कृत को नहीं जान पाएंगे, और यदि आपने सीरीज़ को सीख लिया तो आप बहुत सहज और सरल तरीके से एक एक करके आप संस्कृत में पारंगत होते चले जाएंगे। ये कक्षा 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं सबके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10वीं के बच्चों को भी कई बार कर्ता और क्रिया संबंध नहीं बताना आता है। संधि में कहीं उनके पास भी ये भ्रम रहता है कि पता नहीं ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो वर्णमाला की जो जड़ें हैं ये आपके अनुवाद तक जाएंगी, आपके श्लोक तक जाएंगी, आपके मंत्रोच्चारण तक जाएंगी। जो भी कुछ आप संस्कृत में सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीखने की शुरुआत करें। किसी पाठ्य पुस्तक का मैं सहारा नहीं ले रही हूँ। जो भी आपके लिए अत्यावश्यक है उसको बहुत छोटा करके और बहुत रोचक ढंग से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। ये चीज़ें 5वीं कक्षा के बच्चे को भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि 10वीं या उससे ऊपर कोई संस्कृत सीखना चाहता है उसके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये मेरी सीरीज़ आप देखना बिल्कुल ना भूलें, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्ण कहते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? न अक्षरतीति अक्षरः, जिसकी ओर कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जो क्षीण नहीं हो सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अक्षर कहते हैं। उन्हीं को जब हम प्रयोग में लाते हैं व्याकरणिक नियमों में तो वो वर्ण बन जाते हैं। तो वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। अब वर्णमाला का प्रारंभ क्या है, वहाँ से आपके लिए जो जरूरी है मैं उतना ही आपको बताऊंगी। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, उन सबको बताने की अभी यहाँ पर आपके लिए आवश्यकता नहीं है। तो हम बताते हैं आपको वर्णमाला में कौन से ऐसे मूल स्वर हैं जिनसे संस्कृत वर्णमाला के 13 स्वर बने। 13 स्वर कैसे बने, 13 तक पहुँचने की सीढ़ी कैसे हमने बनाई, ये आप सीखेंगे। तो हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं मूल स्वर। ये नोट्स आप बनाते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। अपने नोट्स अपने पास तैयार रखें। मूल स्वर, हमारे पास मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री और ली। ये हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वर यानी मूल किसे कहते हैं? जड़, यानी स्वरों की ये जड़ें हैं। इनको यदि आप पहचान गए तो इन्हीं से आगे सारे स्वरों की उत्पत्ति होगी। अ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर हुए। अब अ से हमने बनाना है आ। अ और अ दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? आ बन गया हमारे पास। यहीं पर ये दीर्घ संधि का नियम भी आ गया। अब देखिए, स्वर वर्णमाला सीखने लगे थे लेकिन आप कहाँ पहुँच गए? आप दीर्घ संधि पर पहुँच गए। आपको जिसको नहीं पता है संधि क्या होती है उनको मैं बताऊंगी संधि क्या होती है, और संस्कृत सीखने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है संधि की जानकारी, ये भी मैं आपको इन एक एक श्रृंखला से जोड़ती हुई आपको लेकर जाऊंगी। लेकिन मैं शुरुआत वहीं से करूंगी जहां से आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। अब ये दीर्घ संधि का नियम भी आ गया। आ कैसे बना, यहाँ पर हम चले थे। अ और अ मिलकर के आ बन जाता है। ऐसे ही ई और ई दोनों मिलकर के क्या बन गई? दीर्घ ई। ये भी दीर्घ संधि का नियम है। उ प्लस उ, ये मिलकर के दीर्घ उ बन गया, ये भी दीर्घ संधि का नियम है। री और री दोनों मिलकर के दीर्घ री बन गई। दीर्घ री में हम एक बार और ये मात्रा लगा देते हैं तो ये दीर्घ री की पहचान हो जाती है। और री,
री जो का त्यों रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्वर आ गए? अब देखिए, मूल स्वर थे 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये हमारा आ गया 6 7 8 9, 5 और 4 9, 9 स्वर बन गए हमारे पास। आपको ध्यान रहेगा मूल स्वर कितने हैं? 5। 5 में हमने कैसे आगे 4 स्वर बनाए, इनको हमने क्या नाम दिया? ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। तो कक्षा 5 में जब भी आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। अब ये हो गया कक्षा 5वीं के लिए। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर हमारे पास ये अ ई उ री री, और ये हो गए दीर्घ स्वर। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर में हमने क्या देखा? अ प्लस आ बन गया, ई प्लस ई बन गई, उ प्लस उ बन गया, और री प्लस री बन गई। अब है पेज नंबर 2। इसमें हम क्या सीख रहे हैं? हमने वहाँ पर क्या सीखा था? अ प्लस आ बन गया था। देखिए क्या सीखा था हमने? अ प्लस आ। ठीक है, अब इसी में हम क्या सीख रहे हैं? दीर्घ से आगे स्वर कैसे बने। देखिए, अब हमारे पास ये अ रहेगा मूल में। ठीक है, अ प्लस ई क्या बन गया? ए। क्या बना? अ प्लस ई ए। अ प्लस उ ओ। ठीक है, कितने हो गए? 5 मूल स्वर थे, 4 दीर्घ स्वर हो गए। कितने हो गए? 5 और 4 9, और फिर ये हो गए ए और ओ। इनको नाम क्या दिया? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों नाम दिया, इन्हीं को मैं विस्तार से बताती हूँ कि अ प्लस ई बी ए होता है, और अगर हमारे पास इधर आ हो, आ और ए, ये भी आ और दीर्घ ई, ये भी क्या बन जाएगा? दीर्घ ई अगर है तो भी क्या बनेगा? तब भी ए ही बनेगा। अब देखिए, आ में अपने आप से 2 स्वर बन गए थे, अ प्लस अ। ठीक है, इसका मतलब 2 स्वर तो ये हो सकते हैं इस ए में। और ई कैसे बनी थी? ई प्लस ई करके हमने दीर्घ ई बनाई थी वहां पर, इसमें भी 2 स्वर हो गए। तो 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। समझ में आया आपको? अ और अ से बनकर हमारे पास क्या बना? अ और अ से हमारे पास आ आया, तो आ के अंतर्गत 2 स्वर हो गए, अ और अ। ऐसे ई के अंतर्गत भी 2 स्वर हो गए, तो 2 से अधिक हो गए, यानी इसमें 4 स्वर आ गए। 4 स्वरों के मेल से हमारे पास क्या बन गया? ए। ऐसे ही आ और उ, आ और उ दोनों से मिलकर बना ओ। आ में अपने आप फिर से ये आ ऐसे बना, अ प्लस अ से। ऐसे ही उ भी कैसे बनेगा? दीर्घ उ अगर होगा तब भी यहाँ पर ओ होगा, तो दीर्घ उ कैसे बना? उ प्लस उ, दीर्घ उ बनता है। तो देखिए कितनी आसान ट्रिक है आपके पास, आपने सीधा ही यहाँ पर गुण संधि सीख ली। ये कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए गुण संधि का नियम है। कक्षा 8 में आ जाती है दीर्घ संधि और गुण संधि, उनके लिए भी ये उपयोगी हो गया। और जो शब्दों को पहचानेंगे कि ए कहाँ से आई और ए को हम कैसे अलग करेंगे, तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए भी ये है जो संस्कृत सीखना चाहते हैं कि संस्कृत में मात्राओं को हम कैसे अलग करते हैं, उनके लिए भी ये नियम आ गया। और हम चले कहाँ से हैं? वर्णमाला से। कहाँ से चले हैं और किधर किधर होते हुए गुजर रहे हैं, ये आप नहीं भूलेंगे। इससे सुंदर तरीका और इससे सरल तरीका आपके पास हो नहीं सकता है। आप देखिए हम कहाँ से चले थे? 5 मूल स्वरों से चले थे। 5 मूल स्वर क्या थे हमारे? अ ई उ री री। उससे हमने दीर्घ स्वर बनाए, अ और आ, ई और ई, उ और उ, री और री। इनको अगर हम दीर्घ आ कर देते और ये भी दीर्घ आ, तब भी ये आ ही रहेगा।
ये दीर्घ ई कर देंगे और दीर्घ ई तब भी ये ई रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे मूल स्वर से आगे की प्रक्रिया सिखाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको दीर्घ नहीं किया। अन्यथा दोनों दीर्घ रूप भी आमने सामने अगर दोनों एक ही प्रकार के स्वर हैं तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। अ के साथ अ के ही सामने अ के जैसा ही अगर होगा, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वहाँ पर इस भेद को नहीं गिना जाता है, दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद वर्णमाला में हमारे पास कितने आ गए वर्ण देखिए, 5 और 4 9 और उसके बाद 10 और 11 आ गए। अब उसके बाद हम चलते हैं इससे आगे। अब हम लेते हैं अ प्लस ए। देखिए अ प्लस ए आई, ठीक है। अ प्लस ओ क्या बन जाएगा, औ। अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ औ। तो कितने हो गए, 5 मूल स्वर थे, अ ई उ री री। उसके बाद 4 दीर्घ स्वर आए, 5 और 4 9। फिर उसके बाद गुण संधि वाले ए और ओ आए 11, और उसके बाद ये आ गया 12वां और 13वां। ये वृद्धि संधि का नियम आ जाता है आपके पास। आप इससे वृद्धि संधि सीख गए। तो जब मैं संधि सिखाऊंगी तो इस वर्णमाला से आपको अलग नहीं होने दूंगी कि ये दीर्घ स्वर कैसे बना, ये गुण संधि कैसे बनी, ये दीर्घ संधि कैसे बनी, और ये बन गई हमारे पास वृद्धि संधि। देखिए वर्णमाला के अंदर ही क्या क्या छुपा हुआ है। अ और ए से आई बनता है, ये दीर्घ संधि वृद्धि संधि का नियम आ गया। अ और ओ से औ बनता है, ये भी वृद्धि संधि का नियम आ गया। अब जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये वृद्धि संधि क्या है, ये हमें नहीं पता, तो उसका विस्तार से मैं आगे वर्णन करूंगी। इस सीरीज में मैं उन सब के लिए उपयोगी सीरीज बनाऊंगी जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो अपने बच्चों को पहली बार संस्कृत पढ़ाने लगे हैं, और जो 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे अनुवाद सीखेंगे उनके लिए भी ये सारी सीरीज काम आने वाली हैं। अब देखिए चलते हैं कैसे हमने इनके क्रम को जोड़ा। अब देखिए मूल स्वर थे अ ई उ री और ली, ठीक है। फिर उन्हीं से हमने दीर्घ स्वर बनाए आ ई उ री और ये। उसके बाद हमने गुण संधि वाले स्वर बनाए ए और ओ। उसके बाद हमने वृद्धि संधि वाले बनाए आई और औ। अब आप इनको गिन लीजिए कितने हो गए, 5 और 4 9, 2 11 और 2 13। ये बन गए हमारी 13 संस्कृत की वर्णमाला। ये सारे क्या हैं, स्वर। अब स्वरों की उत्पत्ति कैसे हो रही है ये मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको ये रटवाया नहीं। और अगर आपने ये सीख लिया है तो आपको यहाँ पर दीर्घ संधि भी आ गई। ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ये गुण संधि के उदाहरण हैं, और ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे, ठीक है। ये गुण संधि, ये दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। देखिए 3 संधि आ गई यहाँ पर। बताऊंगी कैसे कैसे मैंने इनका प्रयोग किया है। इतना आपको बता दिया गया है, अ और अ मिलकर के आ बनेगा, ई और ई मिलकर के ई बनेगी, उ और उ मिलकर के उ बनेगा, री और री मिलकर के री बनी। अब अगली सीरीज में देखिए कैसे कैसे इस क्रम को यहीं पर मैं रखूंगी एक साथ, अ प्लस अ आ, ठीक है, और आ प्लस ई ए, ठीक है, और आ प्लस ए आई, ठीक है। अ बना, ई बनी, ए बना और फिर आई बनी। इस तरह से हमने ये वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि के उदाहरण देख लिए। ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, ये गुण संधि का हो गया, और ये वृद्धि संधि का हो गया। स्वरों की वर्णमाला आपने सीखी। अब हम आते हैं आपके पास वहीं पर जहाँ से हमने शुरुआत की थी
कि ये दीर्घ संधि का नियम कैसे बना। अब जैसे हमारे पास, उसके बाद हमें सीखना है व्यंजन। ठीक है, अभी हम व्यंजन सीखते हैं। इसमें क्या सीखेंगे? व्यंजन। वर्णमाला, स्वरों की सीखी हमने। दीर्घ संधि पर आने के लिए मैं व्यंजन भी आपको सिखा रही हूं। व्यंजन में क्या है? हमारे 5 वर्गीय व्यंजन हैं। 5 हमारे वर्गीय व्यंजन। बहुत से बच्चों को ये वर्गीय व्यंजन ठीक से नहीं पता होते, जिस कारण से जब टीचर आपको कक्षा में समझा रही होती है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बच्चों को वही नहीं क्लिक होता है कि ये तीसरा, चौथा, ये मैडम क्या बोल रही है। तो यहाँ से आप सीखेंगे, और अगर आपको नहीं ज्ञात है तो यहीं से आप पहचानेंगे कि व्यंजन वर्णमाला में कैसे गिने जाते हैं। तो हम क वर्ग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे? क वर्ग इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि आपकी क्लास का एक मॉनिटर बना दिया जाता है, तो एक बच्चे का मतलब ये उसकी रो है, दूसरे बच्चे का दूसरी रो का मॉनिटर है, तो उस मॉनिटर के नाम से उसकी पूरी रो को जाना जाता है। तो ये पंक्ति भी ऐसे ही, क वर्ग का मतलब है क वर्ग में, वर्ग के समूह में आने वाले सारे वो अक्षर, क, ख, ग, घ और ङ। इसको ङ उच्चारण करेंगे। बहुत लोग इसको ड़ बोल देते हैं। ये बिंदी यहाँ साइड में आएगी, और क, ख, ग, घ, ङ। अब ये वर्ग का पहला अक्षर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 10वीं कक्षा के और 9वीं कक्षा के बच्चे विशेष तौर पर इस पर ध्यान देंगे, और बाकी सब भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए ये परीक्षा में आने वाली चीजें हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा अक्षर होगा तो कोई संधि का नियम परिवर्तित होगा, पांचवा होगा तो कोई और नियम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ना ये संधि के संदर्भ में इनको बिल्कुल याद रखना है कि क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, क वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है, क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है। ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो क वर्ग आपने सीख लिया। आप मेरे साथ बार बार इसको अपनी जिह्वा पर रट लें, क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद बारी आती है च वर्ग। च वर्ग का मतलब च के साथ आने वाले वो सारे व्यंजन। ये जो तिरछी रेखाएं हैं, इनको हम हलंत कहते हैं संस्कृत में। हल है अंत में जिसके, अर्थात इन व्यंजनों में अभी कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंगे क, उसके बाद हमने लिया च वर्ग। च वर्ग में हम क्या लेंगे? च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ, य। तो च वर्ग का तीसरा ज, चौथा झ और पांचवा य। तीसरा, चौथा, पांचवा ये संधि नियम में बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको विशेष ध्यान इन अक्षरों पर दिलवा रही हूँ, इन वर्णों पर दिलवा रही हूँ। क वर्ग का तीसरा कौन सा होगा, च वर्ग का तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, अब आता है ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। याद कर लेंगे इसको। मैं आपको खाली समझाना मेरा काम नहीं है। देखिए, मैं आपको बार बार याद करवाऊंगी। ट, ठ, ड, ढ, ण। आज मैं वर्णमाला पूरी आपके साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि अगले क्रम पर हम ताकि जा सकें। ट, ठ, ड, ढ, ण। तीसरा क्या हुआ ट वर्ग का? ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ? ड। चौथा क्या हुआ? ढ। और पांचवा क्या हुआ? ण। अब है त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आएगा? त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है प वर्ग। प, फ, ब,
भ म, प फ ब भ म, ये क्या है? प वर्ग के व्यंजन हैं। तीसरा कौन क्या हुआ? प वर्ग का ब, चौथा भ और पांचवा म, प फ ब भ म। अब कितने वर्ग हो गए? ये हमारे पास 5 वर्ग हो गए। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं, तो ये सारे मिलाकर के कितने हो गए? 25। ठीक है, कितने हो गए? 25। उसके बाद हमारे पास आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या है? य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजनों में नहीं गिनते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन की जब बात होगी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पर इनको नहीं माना जाएगा। ये अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। अब है हमारे पास ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? स, श, श और ह, ये हैं। अब है हमारे पास अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ क्या है कि इस वर्णमाला में इनका कोई योग नहीं है। हिंदी की वर्णमाला में हम अंग से अंगूर, खाली ये पढ़ते थे, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में हमने अयोगवाह की गणना नहीं की है वर्णमाला के अंतर्गत। तो हम ये कौन कौन से हैं? और अह, ये 2 हैं, इनको हमने अयोगवाह रखा है क्योंकि इनका हमने इसमें योग नहीं किया। तो 25 के साथ ये कितने हो गए? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इस प्रकार से ये हमारी मुख्य वर्णमाला के वो वर्ण हैं जिनको सीखे बिना आप संधि भी नहीं सीख सकते हैं, वर्ण संयोजन नहीं सीख सकते हैं, वर्ण विच्छेद नहीं सीख सकते हैं। तो ये हमारी है वर्णमाला। अब उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको इन वर्णों का आपस में मेल सिखाऊंगी, क्योंकि इस मेल के बाद ही आप शब्द की पहचान करना सीखेंगे। कक्षा 9वीं में भी आता है और वहीं से आप संधि के नियमों को सीखेंगे, वहीं से आप शब्द बनाना सीखेंगे, जो कक्षा 5वीं के बच्चे के लिए भी उतना ही उपयोगी है, जो पहली बार संस्कृत सीख रहा है उसके लिए भी उपयोगी है। किसी के लिए खाली शब्द जानना आ जाएगा, तो किसी के लिए उस शब्द के साथ संधि सीखना आ जाएगा, किसी के लिए उस शब्द के साथ समास सीखना आ जाएगा। लेकिन शब्द को बनाना और शब्द में कैसे कैसे कौन सा शब्द कहाँ पर मिला हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको ये वर्णमाला में संयुक्त अक्षर हैं वो सिखाती हूँ। व्यंजनों में जो संयुक्त अक्षर हैं उससे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि आपके पास इस स्वरों में वर्णों को हम कैसे मिलाते हैं। स्वर और व्यंजन, अब मैंने व्यंजन कहा ना, उनको हम हलंत भी कहते हैं। हल है अंत में जिसके, हल यानी वो वर्ण जिनमें स्वर मिला हुआ नहीं है। अब जैसे हमारे पास क और क में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या बताया। आप उच्चारण देखिए, क के अंदर आपको अ की ध्वनि दिखाई देगी, क अ, ठीक है। क में आप उच्चारण कीजिए क। ये तो इसका लिखित मानक रूप है कि हमने अगर तिरछी रेखा लगा दी तो इसका मतलब इसके अंदर अ नहीं है। क के अंदर तिरछी रेखा नहीं है, ये मैंने अंडरलाइन खाली किया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर अ मिला हुआ है। तो हम इसका वर्ण विच्छेद करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, क हलंत और अ। ऐसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद क्या है कि इसमें अब हमारे पास 2 वर्ण हो गए, क और अ। अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये हमारी छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भी छोटी से छोटी इकाई है, इसके भी और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो क हलंत और अ, इन दोनों से मिलकर के, 2 वर्णों से मिलकर के ये क बना है संपूर्ण। अब बात आती है कि हमने इसमें इसको क्यों मिलाया। ये हमने इसको क्यों इसलिए मिलाया अ को, क्योंकि आप क में अगर अ निकाल देंगे तो आप बोल कर देखिए, क के पीछे से अ निकलेगा, क
क, हम ऐसे इसका उच्चारण करेंगे। तो व्यंजनों का स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण किया जाना असंभव है, इसलिए वर्णमाला में हमने स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया। तो इनकी आवश्यकता अनुभव हुई और हमने व्यंजनों में स्वरों को मिलाकर उनको स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने का प्रयास किया। इसलिए अब यहाँ पर ये इनको हम स्वतंत्र और परतंत्र के नाम से भी जानते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं ये परतंत्र हैं और जितने भी स्वर हैं वो स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र वर्ण कौन से हुए, ये भी प्रश्न आ सकता है छोटे बच्चों के लिए कि स्वतंत्र वर्ण वो सारे स्वर हैं जिन्हें हम बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, वो हमारे स्वर हैं। और परतंत्र कौन है? सारे वो व्यंजन वर्ण जिनकी सहायता के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो क्या है? वे व्यंजन हैं, इसलिए हमने उनको परतंत्र कहा। दूसरे के अधीन, परतंत्र, उनका जो तंत्र, उनकी जो सत्ता है वो दूसरों के अधीन है, वो परतंत्र हैं। अगर इसमें अगर नहीं हो तो हम इस क का उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि क बोलते ही हमें अ की ध्वनि की सहायता लेनी पड़ रही है। ऐसे ही मैं इसमें अगर ई मिला दूं तो क प्लस ई क्या बन जाएगा? की। क में अगर मैं ऊ मिलाऊं तो क्या बन जाएगा? कु। ऐसे ही क में अगर मैं दीर्घ ऊ मिलाऊं तो क्या बन जाएगा? कु। दीर्घ ऊ की ये मात्रा होती है और ह्रस्व ऊ की इधर मात्रा जाती है। ऐसे ही अगर मैं क में री मिला दूं तो क्या बन जाएगा? क्री। क में अगर मैं ए मिला दूं तो क्या बन जाएगा? के। क में अगर मैं आई मिला दूं तो क्या बन जाएगा? कई। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपको ये लगेगा ये तो हमने हिंदी पढ़ते समय ये सब सीखा ही था, लेकिन आप कहाँ गलती करते हैं। देखिए 24 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ तक आपको पता होगा या आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ने वाली है? जब आप बड़े बड़े शब्द, अब देखिए यहीं से आपको मैं संस्कृत के अकारांत शब्द रूप से जोड़ देती हूँ। आपको अकारांत शब्द रूप, अ है अंत में जिसके, अकार, अ का हमने नाम रख दिया अकार। अकार है अंत में जिसके, जैसे बाल, अब इस शब्द को जब आप अलग करना सीखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जैसे क में अ मिला हुआ था, ऐसे ही ल में भी क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। चलिए अगले पेज पर सीखते हैं कि हमने इसके वर्णों को क्यों अलग करना सीखा। जैसे हमारे पास आ गया शब्द क के अंत में है अ, ठीक है, तो ये अकारांत, इसलिए इसको अकारांत कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में अ आता है? वो सारे अकारांत कहलाए जाएंगे। आपको इसके बाद में शब्द रूप सिखाने की ट्रिक पर लेकर चलूँगी, और जब हमारे पास सारी सामग्री तैयार हो जाएगी तब हम हिंदी वाक्य से संस्कृत का अनुवाद करना सीखेंगे। यहाँ पर आपने क्या देखा? क हलंत में अ मिला हुआ है तो ये क पूरा बन गया। तो इसको कई बार बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि क्या इसमें अ मिला हुआ है। हमने जैसे हमारे पास शब्द रूप आ गया बालक, ठीक है। अब इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते जाएं तो बा, आ, किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो बा हलंत प्लस आ, बा पूरा हो गया। उसके बाद ल में क्या मिला हुआ है? ल में भी अ मिला हुआ है, तो ल हलंत प्लस अ, फिर क हलंत प्लस अ, ऐसे बना है ये बालक। आपके पास 5वीं कक्षा में अगर आप पढ़ते हैं, 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो 9वीं के पाठ्यक्रम में भी ये वर्ण विच्छेद आता है। इसको हम कहते हैं वर्णों का विच्छेद करना, वर्णों को अलग अलग कर देना। तो इसमें बालक में ये जो क है, क के अंत में अंतिम वर्ण क्या है? अ।
इसी से ये शब्द रूप अकारांत बना, इसीलिए हमने इस शब्द को अकारांत शब्द का नाम दिया। अकार है अंत में जिसके, इसलिए बालक। अब कौन कौन से शब्द ऐसे शब्द हैं जो अकारांत हैं? राम, म के अंत में अ है। मोहन, सोहन, गज जिसका अर्थ होता है हाथी, नृप जिसका अर्थ होता है राजा। तो ये सारे ही शब्द, जितने भी शब्द आएंगे वो अकारांत शब्द रूप है। इन सारे ही शब्दों को हम क्या कहेंगे? अकारांत। अकारांत शब्द रूप हमने इनको क्यों कहा? क्योंकि इन सब के अंत में अ है। ठीक है। अब ऐसे ही वर्णमाला में हमने वर्ण विच्छेद सीखा था। वर्ण विच्छेद में हमने क्या पढ़ा था कि स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण करना। ये क का मैंने उदाहरण दिया था। अब ये अगर क में आ मिल जाएगा तो यही शब्द रूप आकारांत बन जाएगा। ठीक है। अब यही शब्द क्या बन जाएगा? आकारांत बन जाएगा। जैसे रमा, तो र हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस आ, ऐसे बना रमा। अब ये अंतिम वर्ण क्या आ गया? आ। मैं आपको इन सब से किस मकसद से आपको ये सिखा रही हूँ, सीधा वहाँ लेकर चल रही हूँ। अगर इस वर्ण विच्छेद पर ही मेरा सिर्फ फोकस होता तो आपको ये चीज़ें फिर अलग से मैं सिखाऊंगी, तो फिर यहाँ इस संदर्भ का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये जो पाठ मैंने शुरू किया, इसकी आपको कहाँ कहाँ उपयोगिता है, मैं वहाँ वहाँ आपको साथ में ही लेकर चल रही हूँ कि आपको फिर अलग से जब मैं अकारांत शब्द रूप सिखाने लगूंगी तो मुझे फिर से वहाँ पर बताना पड़ेगा और आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आप उतने रोचक ढंग से नहीं सीख पाएंगे। जब आपको पता चला कि ये वर्ण विच्छेद मैडम क्यों करवा रही, ये तो बहुत आसान सा काम है, ये तो हमने कक्षा 5 में सीखा था, आपने सीखा था। लेकिन मैं अब आपको इसके माध्यम से अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत उन तक लेकर जा रही हूँ कि ये अब हमारे पास शब्द रूप क्या आ गया। रमा शब्द रूप को हम क्या कहेंगे? आकारांत। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द बने हमारे और ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बने। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। रमा एक स्त्री का नाम है, रमा लक्ष्मी को भी कहते हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इकारांत शब्द रूप। इकारांत कैसे बना? जैसे कवि। कवि, कवि के अंत में क्या है? अब कवि का वर्ण विच्छेद करते हैं। क हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस ई। अब कुछ बच्चे जो बहुत छोटे से होते हैं, भोले से होते हैं, तो उनको ये दिखाई देता है कि पहले ई की मात्रा तो वो पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पर ये गलत कर देते हैं। इसका ध्यान रखना है। उच्चारण जब आप मुख से करेंगे तो आप देखिए आपकी आवाज़ कहाँ पर आ रही है? वी वी वी। व में ई की आवाज़, ई की ध्वनि हमें बाद में सुनाई दे रही है, तो ये ई की मात्रा जो है ये व के बाद है, क्योंकि व के अंदर ई मिली है। आप इसको इस तरह से समझ लें कि आप आगे जाएंगे, पीछे तो आप जाएंगे नहीं। जब आगे जाएंगे तो किसके साथ आपका संयोग हो रहा है? आपका मिलन किसके साथ हो रहा है? व के साथ हो रहा है। तो आप व के साथ सहयोग दे करके इसे परिपक्व बना रहे हैं, इसे स्वतंत्र बना रहे हैं। हम इस वी का हम आसानी से ई की सहायता से उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ये बन गया वी। तो ये क्या शब्द रूप बना? ये इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बना। इकारांत पुल्लिंग शब्द है कवि। ऐसे ये मति। मति शब्द रूप क्या है? म में अ प्लस त में ई। ये मति शब्द रूप क्या है? स्त्रीलिंग है। ये इकारांत ही है, शब्द रूप इकारांत ही है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के श्रेणी में आएगा। इकारांत स्त्रीलिंग। इसके शब्द रूप में और इसके शब्द रूप में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम सीखते हैं साधु। मैं आपको वर्ण विच्छेद के साथ साथ वो चीज़ें भी सिखा रही हूँ जो आपके लिए सीधा आपको ले जा रही हैं, आपकी आवश्यकता की अनुभूति करवाने के लिए। तो साधु में क्या हो जाएगा? स प्लस आ
प्लस ध प्लस उ। तो क्या बन गया? साधु। अब ये शब्द रूप अंत में इसके उ है तो हम इसको क्या कहेंगे? उकारांत। अब सारे उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एक जैसे ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है पितृ। वधु शब्द है, पितृ शब्द है, कोई भी ऐसा शब्द रूप हो। अब पितृ शब्द के अंत में क्या है? इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करें तो क्या आ जाएगा? प प्लस ई प्लस त प्लस री। तो ये पितृ शब्द रूप है। तो ये शब्द रूप क्या बन गया? ऋकारांत, ठीक है। ऐसे ही है मातृ। तो इसके भी अंत में क्या है? त के अंत में क्या है? री। तो ये ऋकारांत बना, लेकिन ये स्त्रीलिंग बना। ये शब्द रूप है स्त्रीलिंग और ये पितृ शब्द है पुल्लिंग। इस अंतर को आपने जरूर समझना है। और जो भी शब्द आप सीखें, जो भी नया शब्द रूप सीखें, आप उसको ये देखें कि ये पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आ रहा है या ये स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आ रहा है। अब दोनों ऋकारांत होते हुए भी, ये दोनों इकारांत होते हुए भी मैंने आपको बताया कि ये इकारांत पुल्लिंग की श्रेणी में जाएगा, ये इकारांत स्त्रीलिंग की श्रेणी में जाएगा। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया? वर्णमाला से मैंने आपको क्या क्या सिखाना शुरू किया, देखिए सारा। वर्णमाला में हमने दीर्घ स्वर कैसे बनाया, उसके बाद हमने बनाया गुण संधि के नियम के अनुसार आगे 5 मूल स्वर थे, अ, ई, उ, री, री। उससे हमने ये दीर्घ स्वर 4 और जोड़े, आ, ई, उ, री। उसके बाद हमने 2 स्वर जोड़े, ए, ओ, और उसके बाद हमने आगे 2 स्वर जोड़े, आई, औ। ये संधियों के नियम भी आ गए। वहाँ पर मैं ये शीट्स आपके पास रखूँगी। जब भी मैं अगली कक्षा में आपको नए वीडियोस के साथ मिलूँगी तो यहीं से मैं आपको फिर से ले चलूँगी कि देखिए जो मैंने ये सिखाया इसकी आवश्यकता आपको कहाँ पड़ी और कितनी जल्दी पड़ गई। इसलिए इस वर्णमाला से मैंने आपको पढ़ाना आरंभ किया है। तो जो भी संस्कृत सीख रहे हैं वो आप मेरी इस ऐप के माध्यम से भी आशा रानी संस्कृत क्लासेस के नाम से क्लास प्लस के साथ मेरा टाई अप है, वहाँ पर उसमें जाकर के आप लॉगिन करके मेरी इस क्लास प्लस ऐप से जुड़ें और मुझे चैनल के माध्यम से बताएं कि किस किस को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा। जिसको भी अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और मेरे से आगे की कक्षा सीखने के लिए नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और बहुत रोचक ढंग से मैं आपको सारा संस्कृत का ये पाठ्यक्रम आपको समझाऊंगी। बहुत सीधे और सरल तरीके से मैं आपको उन चीज़ों के पास लेकर जाऊंगी जिन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस ढंग से आपने वर्णमाला के माध्यम से ही 3 संधि नियम भी पढ़ लिए, आपने वर्ण विच्छेद भी पढ़ा, स्वरों का व्यंजनों में किस प्रकार मेल होता है ये भी आपने पढ़ लिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दों को और इकारांत अकारांत आकारांत उकारांत ये कैसे हम इनको बोलते हैं और इनका क्या रहस्य है ये भी आपने सीखा। अगली कक्षा में मिलेंगे। अब मेरा एक चैनल 10वीं कक्षा के पाठ को आगे बढ़ाएगा और साथ में इस व्याकरणिक नियमों के साथ मैं उन सब के लिए ये पैकेज लेकर आई हूँ। तो ये मेरी सीरीज़ आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप इन नियमों को जहाँ पर भी आपको कोई संदेह हो तो मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के बार बार आप इन्हें देखें। और अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से उसको ज़रूर पूछें। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बताएं ज़रूर।